हेलो एवरीवन, हम लोग पांचों हेड्स देख चुके हैं, हम लोग डिडक्शन देख चुके हैं, हम लोग सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड देख चुके हैं, साथ ही साथ क्लबिंग ऑफ इनकम देख चुके हैं और आप भी उसको अच्छे से रिवाइज कर चुके हैं, राइट। अगर आप रिवीजन कर चुके हैं, उन सबको अच्छे से देख चुके हैं, आपको जनरल स्लैब रेट से टैक्स निकालना आता है, तो अब हम लोग ऑप्शनल इनकम टैक्स रेट में जाएंगे, न्यू टैक्स रेजिम में जाएंगे, राइट और देखने का कोशिश करेंगे कि एक ऑल्टरनेट क्या अवेलेबल है। जब हम लोग हेड्स ऑफ इनकम देख रहे थे, अलग अलग हेड्स जैसे सैलरी एंड ऑल, तो उसमें आप देखे होंगे सेक्शन 115 BAC, ये बेसिकली आ रहा था कि भाई ये डिडक्शन हम लोगों को 115 BAC में नहीं मिलेगा, ये डिडक्शन, ये एग्जेम्पशन, ये बेनिफिट हम लोगों को नहीं मिलेगा, राइट। उस समय हम लोगों ने कहा था कि अभी इसको इग्नोर करते हैं, लास्ट में जब पांचों हेड्स खत्म हो जाएगा, डिडक्शन से सब खत्म हो जाएगा, जब टैक्स रेट निकालना सीखेंगे, तब फिर हम लोग इस ऑल्टरनेटिव ऑप्शन को देखेंगे, राइट। तो आई अज्यूम कि आपने वो सब का सब कुछ रिवाइज कर लिया है और आपको जनरल स्लैब क्या था, आपको याद होगा जनरल स्लैब क्या था। फर्स्ट 2,50,000 के इनकम पर टैक्स रेट क्या है, टैक्स रेट निल, है ना। फर्स्ट 2,50,000 के इनकम पर अपना टैक्स रेट निल था। उसके बाद 2,50,000 से लेकर के, मतलब इनकम इज, अगर आपका नेट इनकम टैक्सेबल इनकम इज मोर देन 2,50,000, राइट, बट इट इज अप टू, राइट, इट इज अप टू और लेस देन 5 लाख, तो अपना टैक्स रेट था 5% ऑन इनकम बिटवीन दिस, ठीक है, हम शॉर्ट में ही लिख रहे हैं। उसके बाद 5 लाख से अगर हमारा इनकम, नेट इनकम ज़्यादा होता है बट लेस होता है या इक्वल टू रहता है 10 लाख तक, तो 5 लाख से 10 लाख के बीच का जो इनकम था उस पर 20% टैक्स लगता है। बाकी 2,50,000 से 5 लाख के बीच के इनकम पर तो 5% लगेगा ही, ठीक है। उसके बाद अगर अपना इनकम, नेट इनकम इज मोर देन 10 लाख, तो जितना भी 10 लाख से ज़्यादा है उसके ऊपर 30% का रेट लगेगा। इन सारे के सारे पर, है ना, हम लोगों को ज़रूरत पड़े तो सरचार्ज भी देना होगा, अगर हम लोगों को ज़रूरत पड़े तो सरचार्ज भी देना होगा, एंड उसके बाद इनकम टैक्स एंड सरचार्ज पर हम लोगों को हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना पड़ता है, जो कि फ्लैट रेट है 4%। तो ये हमारा टैक्स पेबल आता है, इतना रुपए का टैक्स हम लोगों को देना बनता है। ये जनरल स्लैब है, ये जनरल हम लोगों का स्लैब है, 250, 5 लाख, 10 लाख एंड मोर देन 10 लाख। ये तो बेसिकली हम लोग बहुत बार अप्लाई कर चुके हैं, राइट। इस पर्टिकुलर स्लैब को हम लोग मेनी ए टाइम्स, हंड्रेड्स ऑफ टाइम अप्लाई कर चुके हैं अलग अलग चैप्टर्स में, सम को सॉल्व करते समय। लेकिन अब हम लोग को ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम में जाना है। एक और ऑप्शन है जो कि अवेलेबल है इंडिविजुअल और HUF को अंडर सेक्शन 115 BAC। ये क्या है इसको समझना है। मतलब अगर कोई इंडिविजुअल या HUF चाहे तो टैक्स दे दे, वो जनरल स्लैब है 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख और उसके ऊपर, उसके हिसाब से, या फिर उनको बेनिफिशियल हो, अगर उनको बेनिफिशियल हो तो इस टैक्स रेट के हिसाब से, इस टैक्स स्लैब के हिसाब से वो अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करे और टैक्स पेमेंट करे। क्या है ये स्लैब? फर्स्ट 2,50,000 पर कोई टैक्स नहीं, अरे इसमें तो दोनों सेम है। फिर 2,50,001 से लेकर के 5 लाख तक 5% ऑन इनकम ओवर 2,50,000, यहाँ तक भी सेम है ना, टैक्स स्लैब तो चेंज नहीं हुआ। बट 5 लाख 1 से, मतलब मोर देन 5 लाख से 7,50,000 तक ये चेंज हो गया। उसमें तो 10 लाख तक था, यहाँ हो गया 2,50,000 और ऐड हो गया। 7,50,000 पर जो भी बेसिकली इनकम टैक्स आएगा, 5 लाख तक तो बेसिकली आपका लग चुका है, उसके ऊपर जो आएगा उस पर 10% का रेट। फिर 7,50,001 से 10 लाख तक, मतलब इस 2.5 लाख पर जो भी होगा दैट इज 15% का रेट। फिर उसके बाद नेक्स्ट 2.5 लाख पर, ठीक है, दैट इज 10 लाख से ज़्यादा और 12,50,000 तक जो भी इनकम होगा उस पर 20% का रेट, और उसके ऊपर का स्लैब तो आप कैलकुलेट करना जानते हैं। देन 12,50,000 से 15 लाख रुपीस तक के इनकम पर आपका 25% का रेट, और उसके नीचे पर का जो स्लैब है 2.5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 12.5 लाख, उस पर आपका रेट्स
है ना। तो अगर आपका इनकम 15 लाख से भी ज़्यादा है तो फिर आपका जो भी 15 लाख पर टैक्स आएगा सो आएगा, उसके ऊपर के इनकम पर 30% का टैक्स आएगा, राइट। अगर हम यहाँ पर इसको निकालने का कोशिश करें, एक सिंपल सा चीज़ समझने का कोशिश करें, से टोटल इनकम एज पर सेक्शन 115 BAC is rupees 18 lakh rupees. Calculate income tax. Calculate income tax under section 115 BAC. राइट, तो उस केस में अगर हम लोग बात करें कि 115 BAC के हिसाब से इनकम टैक्स कितना होगा, तो आपका फर्स्ट 2,50,000 पर, है ना, आपका इनकम कितना है, आपका इनकम 18 लाख है, तो फर्स्ट 2,50,000 पर नील रेट, है ना, तो नील टैक्स। उसके बाद नेक्स्ट 2,50,000 पर, मतलब 5 लाख रुपया तक हो गया, है ना, उस पर रेट है 5%, तो 2.5 लाख तो पूरा ही आ रहा है इसमें। अगर हम बात करें तो इस तरीके से अगर देखें, ये हो गया कितना तक, 2.5 लाख तक, ये हो गया इनकम कितना तक, ये हो गया बेसिकली आपका इनकम 5 लाख तक, समझने के लिए, ये हो गया इनकम आपके 7,50,000 रुपया तक। तो हमने ब्लॉक्स बना लिया, स्लैब्स में डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट 2,50,000 पर, मतलब आपका टोटल इनकम हो गया यहाँ 10 लाख रुपए तक। उसके बाद नेक्स्ट 2,50,000 पर टोटल इनकम हो गया आपका 12,50,000। फिर नेक्स्ट 2,50,000, तो टोटल इनकम यहाँ पर आपका हो गया 15 लाख। फिर नेक्स्ट 2,50,000 नहीं, 15 लाख के ऊपर जितना भी होगा वो रिमेनिंग हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा 3 लाख पर। मतलब टोटल इनकम कितना ले लिया हम लोग, 18 लाख, राइट। इस तरीके से स्लैब्स हम लोग डाल दिए। ओके, तो फर्स्ट 2.5 लाख पर कुछ नहीं, फिर नेक्स्ट 2.5 लाख पर 5%, उसके बाद वाले 2.5 लाख पर फिर रेट है 10%, फिर रेट है 15%, फिर रेट है 20%, फिर रेट है 25%, और उसके बाद का जितना भी इनकम है उस पर रेट है 30%। ये स्लैब रेट है। मतलब हमारा इनकम का जो स्लैब्स है वो 2.5 लाख से बढ़ रहा है, और जो रेट्स का स्लैब है वो 5% से बढ़ रहा है। इनकम 2.5 लाख से बढ़ रहा है और रेट 5% से बढ़ रहा है। सबसे सिंपल तरीका है इसको ध्यान में रखने के लिए, राइट। तो ये हो गया। अब अगर हम लोग बात करें इस पर, फर्स्ट वाले पर तो नील, नेक्स्ट वाले पर अगर हम देखें तो 2,50,000 पर 5%, ये हो रहा है 12,500। फिर नेक्स्ट 2.5 लाख पर 25,000, फिर नेक्स्ट 2.5 लाख पर, ये निकालना पड़ेगा भाई, 2,50,000 पर 15% 37,500, फिर 2.5 लाख पर 20% मतलब 50,000, 2.5 लाख का 20% 50,000, फिर नेक्स्ट 2.5 लाख पर 25% 62,500, और उसके बाद जो बैलेंस बचा 3 लाख का 30%, वो होगा 90,000, राइट। तो आप अगर यहाँ पर देखें तो कितना रुपया हो जा रहा है, 12,500 प्लस 25,000 प्लस 37,500 प्लस 50,000 प्लस 62,500 प्लस 90,000, ये हो रहा है 2,77,500, है ना। इसमें एक्सक्यूज मी, ये हो गया आपका इनकम टैक्स। इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ दीजिए 4%। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सब में लगेगा 4%, ये है 11,100, 2,88,600, है ना। ये हो जाएगा टोटल टैक्स पेबल।
हम लोगों को 2,88,600 का टैक्स देना है। तो इस तरीके से स्लैब हम लोगों का नए वाले रूल में एप्लीकेबल होगा। तो अब आप कौन सा स्लैब अडॉप्ट करेंगे? आप ये वाला स्लैब ओल्ड स्लैब अडॉप्ट करेंगे कि आप न्यू स्लैब अडॉप्ट करेंगे? तो बोलता है ये इंडिविजुअल और एचसीएफ के लिए ऑप्शनल है, और किसी दूसरे के लिए तो नया स्लैब है ही नहीं। पुराना स्लैब इंडिविजुअल और एचसीएफ के लिए ऑप्शनल है, उसको हर एक केस में ट्रायल एंड एरर बेसिस पर दोनों को कैलकुलेट करना होगा, जिसमें उसका टैक्स लायबिलिटी कम आएगा वो उसको ऑप्ट करना है, राइट। तो सब बोलेगा कि भाई ये वाला स्लैब थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, इसमें ज़्यादा हम लोगों को रिलैक्सेशन मिलने का चांस है। ये डिपेंड करता है, क्यों? क्योंकि अगर आप ये स्लैब लेंगे तो बहुत सारा डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस आपको नहीं मिलेगा, राइट। अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में जाएंगे तो कुछ कुछ डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस आपको अवेलेबल नहीं है। ओल्ड टैक्स रेजिम तो नॉर्मल है, उसमें आपको सारा एग्जेम्पशन, सारा डिडक्शन, सारा जो भी एडजस्टमेंट्स है वो अवेलेबल होगा। बट जहाँ तक बात है न्यू टैक्स रेजिम का, ये एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस को बहुत सारे को क्या बोलता है कि परमिट नहीं करना है, मतलब देना नहीं है, ठीक है। तो इन दैट केस ऐसा कौन कौन सा है जो एग्जेम्पशन और डिडक्शन न्यू टैक्स रेजिम में हम लोग को अवेलेबल नहीं है? तो सबसे पहला चीज़ तो ये सिर्फ इंडिविजुअल और एचसीएफ को है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर ऑप्टिंग टू बी टैक्स्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115B(AC). फॉलोइंग डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशन कैन नॉट बी क्लेम्ड। क्या क्या है भाई? अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी, हमने इसको कैटेगराइज कर लिया कि सैलरी में कौन कौन सा डिडक्शंस और बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, फिर आपका हाउस प्रॉपर्टी में कौन सा नहीं, बिजनेस एंड प्रोफेशन में कौन सा, फिर आपका अदर सोर्सेज में कौन सा। इस तरीके से कैटेगराइज कर दिया है, सेग्रीगेट कर दिया है, तो आपको देखने का रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहला है LTC, लीव ट्रैवल कंसेशन। याद है आपको लीव ट्रैवल कंसेशन कैसे होता था? भाई आपको 4 साल के ब्लॉक में किसी 2 साल आपको सैलरी हेड में अगर एम्प्लॉयर आपको ट्रेन का या फ्लाइट का या दूसरे किसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का टिकट्स देता है आपको और आपके फैमिली मेम्बर को, तो इन दैट केस वो 4 साल के ब्लॉक में 2 साल एग्जेम्प्ट होता था, राइट। तो वो प्रोविज़न हम लोग देखे थे सैलरी हेड में। अगर आप ऑप्ट करते हैं कि हम 115BAC लेंगे तो फिर ये आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। इट इज़ एग्जेम्पशन। सेक्शन 10 का बात करें तो एग्जेम्पशन है ना, बाकी का डिडक्शंस, राइट। तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 में यू विल नॉट बी एलिजिबल टू गेट द एग्जेम्पशन ऑफ LTC या LTA भी बोलते हैं इसको, लीव ट्रैवल कंसेशन या लीव ट्रैवल अलाउंस। इसका आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, ठीक है। HRA का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, दैट इज हाउस रेंट अलाउंस का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, ठीक है। अंडर सेक्शन 10(13)A क्या था वो एग्जेम्पशन? याद है, लीस्ट ऑफ द 3 था। पहला था बेसिकली आपका एक्चुअल HRA, दूसरा था 40 और 50% ऑफ सैलरी, और तीसरा था रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। इन तीनों में से जो सबसे कम है उसका बेसिकली आपको एग्जेम्पशन मिलता था, ठीक है। तो HRA का एग्जेम्पशन हम लोगों को वहाँ पर मिलता था। ये HRA का एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा अगर आप न्यू टैक्स रेजिम को, मतलब नया टैक्स स्लैब को फॉलो करते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जेम्पशंस जो बेसिकली आपको अलावेंसेस का मिलता था सेक्शन 10(14)(1) और सेक्शन 10(14)(2) में, वो भी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। 10(14)(1) में ऑफिशियल पर्पसेस के लिए जितना भी आप अलावेंसेस रिसीव करते थे उसका एग्जेम्पशन था, और 10(14)(2) में पर्सनल पर्पसेस के लिए जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस, हॉस्टल अलावेंस है ना, ट्राइबल एरिया अलावेंस और आपका अंडरग्राउंड अलावेंस, ये सब जो अलावेंसेस है इसका एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो एग्जेम्पशन जो अलावेंसेस का था इधर अंडर सेक्शन 10(14)(1) और 10(14)(2 वो यहाँ नहीं ले पाएंगे। लेकिन हाँ, इसमें भी एग्जेम्पशंस आपको कुछ कुछ अवेलेबल होगा, जैसे ट्रैवलिंग अलावेंस, टूर अलावेंस, है ना, ट्रांसपोर्ट अलावेंस, ये सब का एग्जेम्पशन आपको अवेलेबल होगा, और कन्वेंस अलावेंस मतलब गाड़ी आने जाने से रिलेटेड। सिंपल है, इसको याद रखना, ट्रैवलिंग, टूर, उसके बाद में कन्वेंस और ट्रांसपोर्ट अलावेंस, है ना, ये सब आपको एग्जेम्पशन मिलेगा,
इस रेजिम को भी फॉलो करेंगे तो भी मिलेगा, है ना। आपको याद होगा ट्रैवलिंग अलावेंस मतलब अगर ट्रैवलिंग और टूर अलावेंस, अगर आप ऑफिस के काम से आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, वहाँ पर आपको जो रास्ते में खर्च के लिए प्लस टिकट से सब के लिए अलावेंसेस मिलता है, वो ट्रैवलिंग अलावेंस होता है। आपका अगर ट्रांसफ़र हो जाता है एक जगह से दूसरे जगह, तो आप अपना बोरिया बिस्तर समेट करके विथ फैमिली एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, तो वो बेसिकली जो अलावेंस मिलेगा वो भी बेसिकली आपका यहाँ पर क्या है, एग्जेम्प्ट है नए टैक्स रेजीम में भी। उसके बाद फिर आपका अगर कन्वेंस अलावेंस बोले तो लोकल एरिया में ही ऑफिस से ऑफिस के काम के लिए एक जगह से दूसरे जगह अगर जाते हैं तो उसके लिए जो अलावेंस देता है ऑफिशियल पर्पसेस का, वो भी आपका एग्जेम्प्ट होता है। उसमें भी नॉर्मल रूल में भी होगा, यहाँ पर भी होगा। एंड ट्रांसपोर्ट अलावेंस, ये बेसिकली ब्लाइंड, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड विथ लोअर एक्सट्रीमीज, डेफ और डम, इन सब को 3200 पर मंथ का एग्जेम्पशन मिलता है, वो बेसिकली यहाँ पर भी मिलेगा, है ना। तो ये सब अलावेंसेस का परमिशन है, बट उसके अलावा बाकी और कोई अलावेंस डिडक्टेबल नहीं है इन न्यू टैक्स रेजिम, अगर आप फॉलो करते हैं तो। फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 16A, 2 एंड 3, तो ये बेसिकली आपका 16A1 हो गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलावेंस, प्रोफेशनल टैक्स, ये सब का भी डिडक्शन आप यहाँ क्लेम नहीं कर पाएंगे। एग्जेम्पशन फॉर फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस आर नॉट अलाउड, ये भी बेसिकली आपका एग्जेम्प्ट था कि फ्री फूड मिल जाए 50 रुपया तक, है ना, पर मील, वो आपका एग्जेम्प्ट होता था। यहाँ पर आपको वो बेनिफिट, वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो सैलरी हेड में ये सब का सब डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस आपको अवेलेबल नहीं है। याद रखिएगा, LTC, हाउस रेंट अलावेंस, पर्सनल एंड ऑफिशियल अलावेंसेस, उसके बाद में आपका फूड अलावेंसेस एंड फूड अलावेंस बोल रहे हैं, सॉरी, फूड का जो आपका बेनिफिट्स था, दैट इज़ बेसिकली लंच के लिए या फिर आपका स्नैक्स के लिए, ये जो बेवरेजेस था, ये सब के लिए आपका जो बेनिफिट्स था वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। और साथ ही साथ आपको 16(1)(a), 2 और 3 का डिडक्शन नहीं मिलेगा सैलरी हेड में, अगर आप ऑप्ट करते हैं क्या न्यू टैक्स रेजीम अंडर सेक्शन 115BAC तो, राइट। फिर हम लोग चलते हैं इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें आपको जो इंटरेस्ट का डिडक्शन है वो नहीं मिलेगा, है ना। डिडक्शन ही इन जनरल सेक्शन 24 में तो 2 ही था, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% का ऑफ नैव, वो मिलेगा, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। नेट एनुअल वैल्यू का 30% का आप लीजिए, मिलेगा। लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रेजीम में जाते हैं तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, है ना। साथ ही साथ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, यू कैन नॉट सेट इट ऑफ विथ एनी अदर हेड्स इनकम, है ना। तो ये जो लॉस है लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी या लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, वो बेसिकली आपको सेट ऑफ करने के लिए बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसमें कुछ एग्जेम्पशंस, कुछ डिडक्शंस तो हम लोग इग्नोर करते थे ऐसे भी चैप्टर्स में, क्योंकि वो बहुत रेलिवेंट नहीं है हम लोग के इंटरमीडिएट के लिए, है ना। फिर भी अगर हम बात करें तो एक बार जल्दी से हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं कि कौन कौन सा डिडक्शंस हम लोग को नहीं मिलेगा। तो एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 10AA फॉर SEZ, जो भी बेसिकली अपना स्पेशल इकोनॉमिक जोन का यूनिट्स होता था, उसको अपने इनकम के ऊपर में जो एक्सपोर्ट इनकम उनका होता है उसमें एग्जेम्पशन मिलता है अंडर सेक्शन 10AA में। वो एग्जेम्पशन अगर आप न्यू टैक्स रेजिम फॉलो करेंगे तो नहीं मिलेगा। एडिशनल डिडक्शन ऑफ डिप्रिशिएशन, ये आपको याद होगा, नॉर्मल डिप्रिशिएशन का तो डिडक्शन हम लोग को मिलता ही है 20%, एडिशनल डिप्रिशिएशन का डिडक्शन भी मिलता है, लेकिन आप इस रेजिम में जाएंगे तो वो डिडक्शन नहीं मिलेगा, है ना। डिडक्शन अंडर सेक्शन 32AD, दैट इज़ एट द रेट ऑफ 15% ऑन न्यू प्लांट एंड मशीनरी। ये बेसिकली अगर हम लोगों का कुछ स्पेसिफाइड बैकवर्ड एरिया में अगर हम लोग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इंस्टॉल करते हैं
तो हम लोगों को जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है वो तो मिलता ही है, उसके अलावा 15% और डेप्रिसिएशन हम लोगों को मिलता था। ये बेसिकली एडिशनल अलावेंस था, एक इंसेंटिव था कि बैकवर्ड एरिया में आप जाइए, जा कर के इंडस्ट्रीज़ लगाइए, तो उसका जो बेनिफिट हम लोगों को मिलता था वह स्पेशल टैक्स रेजीम में अवेलेबल नहीं है, ये ध्यान रखने का। उसके बाद सेक्शन 33AB में अगर हम लोग टी, कॉफ़ी, रबर ये सब अगर ग्रो करते हैं तो इसमें हम लोगों को डिडक्शन अलावेंसेस हम लोगों को बिजनेस में मिलता है, जिसको हम लोग बहुत सीरियसली पढ़ते भी नहीं हैं, इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन, है ना। तो वो बेसिकली डिडक्शन यहाँ पर हम लोग को अवेलेबल नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट है साइट रेस्टोरेशन फंड, इसका भी बहुत रेलिवेंस नहीं है हम लोगों का इंटरमीडिएट में। खैर अगर आप इसको कंसिडर करते हैं तो 115 BAC में जाते हैं तो ये भी डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट, साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो भी कंट्रीब्यूशन है, जो भी बेसिकली हम लोग साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन देते हैं, खुद से जो एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं फॉर आवर ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन, वो डिडक्शन मिलेगा, चाहे वो रेवेन्यू हो चाहे कैपिटल नेचर का हो। हाँ, हम कंट्रीब्यूट करते हैं आउटसाइड द बिजनेस तो उसका डिडक्शन हम लोग को अवेलेबल नहीं है, राइट। उसका डिडक्शन हम लोग को साइंटिफिक रिसर्च का डिडक्शन, कंट्रीब्यूशन बेस्ड डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। सेक्शन 35AD में स्पेसिफाइड बिजनेस अगर हम लोग करते हैं तो उसका भी डिडक्शन हम लोग को अवेलेबल नहीं है। तो स्पेसिफाइड बिजनेस में जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग इनकर करते थे उसका 100% डिडक्शन मिलता है 35AD में, वो डिडक्शन भाई इधर नहीं मिलेगा अगर आप न्यू टैक्स रेजिम को फॉलो करते हैं तो। फिर है डिडक्शन अंडर सेक्शन 35CCC, है ना। अगर आपका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट होता है, मतलब अगर आप एग्रीकल्चर में अपना प्रोडक्टिविटी को, ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं तो उसको बढ़ाने के लिए अगर आप कोई भी प्रोग्राम लाते हैं एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, तो उसमें कोई खर्च करते हैं वो डिडक्शन आपको मिलता था, इधर नहीं मिलेगा भाई, राइट। इधर वो डिडक्शन नहीं मिलेगा। देन लॉस और डेप्रिसिएशन एट्रीब्यूटेबल टू एनी ऑफ द डिडक्शंस रेफर्ड अबव, इन सब चीज़ों के चलते अगर आपके बिजनेस में लॉस हो गया या इन सब चीज़ों का डेप्रिसिएशन बेनिफिट है, उसका डिडक्शन भी आपको अगर आप न्यू टैक्स रेजीम में जाते हैं तो नहीं मिलेगा, है ना। तो मेनली जो ध्यान देने का चीज़ है यहाँ पर वो क्या है, वो एडिशनल डिडक्शन का एडिशनल डिडक्शन नहीं मिलेगा, फिर एडिशनल डेप्रिसिएशन का डिडक्शन नहीं मिलेगा, साइंटिफिक रिसर्च का डिडक्शन नहीं मिलेगा, 35AD का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये तीन बड़ा कॉमन सा डिडक्शन है जो कि हम लोग लेते हैं, है ना। ये तीन डिडक्शन नहीं मिलेगा, है ना। कौन कौन सा, एडिशनल डेप्रिसिएशन, साइंटिफिक रिसर्च और साथ ही साथ बेसिकली आपका 35AD। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट भी हम लोग देखते ही हैं, बट ये तीन तो मेन था, इसको एकदम अच्छे से ध्यान रखने का है। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन में ये सब डिडक्शन हम लोग को नहीं मिलेगा। इसके अलावा SEZ का जो सेक्शन 10AA में एग्जेम्पशन मिलता था वो नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको साइट रेस्टोरेशन फंड, टी, रबर, कॉफ़ी, इन सब का ग्रोइंग के ऊपर में जो डिडक्शन एडिशनल मिलता था वो नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोग्राम में जो डिडक्शन मिलता था वो नहीं मिलेगा, और इन सब से रिलेटेड लॉस अगर हो जाए या डिप्रिसिएशन हो तो उसका भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, राइट। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, उसमें कौन सा बेनिफिट और डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अगर हम बात करें तो डेली अलावेंस और कंस्टिट्यूएंसी अलावेंस ऑफ MP और MLA अंडर सेक्शन 1017। तो MLAs और MP को अच्छा खासा अलावेंस मिलता है और वो सब अलावेंस बेसिकली उनका एग्जेम्प्ट होता है। तो ये जो सेक्शन 1017 में जो एग्जेम्पशन होता था कि भाई अपने कंस्टिट्यूएंसी को डेवलप करने के लिए आपको कुछ अलावेंस दिया जाता था, उसमें विज़िट करने के लिए, उसमें राउंड करने के लिए आपको अलावेंस दिया जाता था, ये अलावेंस भी आपका एग्जेम्प्ट होता है, बट यहाँ पर वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। उसके अलावा फैमिली पेंशन का जो 15,000 और 1/3 विच एवर इज़ लेस, फैमिली पेंशन के ऊपर में हम लोग को डिडक्शन मिलता था।
दैट डिडक्शन इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल। ठीक है, इसके अलावा एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1032 जो कि माइनर चाइल्ड के ऊपर पर माइनर चाइल्ड 1500 का डिडक्शन मिलता है, वो डिडक्शन भी अवेलेबल नहीं होगा। इन सब के अलावा और जो मिलेगा वो तो है ही, ये सब हम लोग को नहीं मिलेगा, है ना। जो 1500 रुपया पर चाइल्ड के बेसिस पर था पर माइनर चाइल्ड, माइनर चाइल्ड का जो भी इनकम होता है वो क्लब हो जाता है किसके साथ, पेरेंट के साथ। कोई भी पेरेंट जिसका इनकम अदर देन माइनर चाइल्ड का इनकम इज हायर, तो उसके साथ में हम लोग का माइनर चाइल्ड का इनकम ऐड हो जाता है, क्लब हो जाता है। तो उस केस में हर माइनर चाइल्ड का जो इनकम क्लब हुआ है उसमें पेरेंट को जिसके साथ भी वो इनकम क्लब हुआ है उसको 1500 रुपीज़ का एग्जेम्पशन पर चाइल्ड अवेलेबल है। ठीक है, तो उतना तक का जो आपका माइनर चाइल्ड का इनकम क्लब हुआ है वो इनकम आपका एग्जेम्प्ट होगा। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बेनिफिट अगर हम लोग लेंगे 115BAC में जाएंगे तो वो बेनिफिट, वो एग्जेम्पशन अपने को अवेलेबल नहीं होगा, राइट। और इसके अलावा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U ये भी हम लोगों को अवेलेबल नहीं होगा। हाँ, एक मिलेगा 80CCD1 का और साथ ही साथ 80JJA का, JJAA का, है ना। तो ये दोनों आपको डिडक्शन मिल सकता है, इसके अलावा और कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, राइट। और 80C to 80U कोई भी, 80C तो कॉमन डिडक्शन है, ये भी आपको अवेलेबल नहीं होगा। 80 TTA होता है जैसे सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट पर, 80 TT भी होता है बैंक इंटरेस्ट फॉर सीनियर सिटीजन पर, ये सब भी आपको डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। तो इतना सारा एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस आपको अवेलेबल नहीं होगा, आई मीन इंडिविजुअल और HCF को, अगर वो इस रेजीम को फॉलो करते हैं। तो हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को एक बार टैक्स निकालना पड़ेगा, सारा डिडक्शन एग्जेम्पशंस ले करके नॉर्मल स्लैब के हिसाब से एक बार टैक्स निकालना पड़ेगा। जो जो हम लोगों को डिनाई किया गया एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस उन सब को छोड़ करके फिर हम लोग को निकालना पड़ेगा इस स्लैब रेट के हिसाब से। फिर हम देखेंगे दोनों में जो कम होगा वही SSC के लिए बेनिफिशियल होगा। कहीं कहीं पर SSC के पास ऑप्शन है कि ये नए वाले को वो छोड़ दे, ड्रॉप कर दे, नहीं हमको नहीं लेना है, तो SSC के पास ऑप्शन है कि छोड़ देगा, इतना दिमाग ही नहीं लगाना है मेरे को, हम सीधे क्या करेंगे ओल्ड स्लैब के हिसाब से देंगे, तो दैट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो ये सब बेनिफिट्स और एग्जेम्पशंस नहीं अवेलेबल होगा अगर हम लोग 115BAC को फॉलो करते हैं तो। अब इसको समझने के लिए इट इज़ बेटर कि हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाएं, है ना। तो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए काफ़ी क्वेश्चंस है, 9 क्वेश्चंस मैंने दिया है प्रैक्टिस के लिए, है ना। उसमें से चलिए कुछ एक क्वेश्चंस हम लोग बनाते हैं, बना करके समझते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट ऑल दीज थिंग्स, राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग मिल करके प्रैक्टिस करते हैं, ओके। चलिए, A salaried employee has earned a gross salary of 8,93,000 which includes house rent allowance of 40,000। ओके, तो क्या है भाई, इसका सैलरी इनकम है 8,93,000 और इसमें हाउस रेंट अलावेंस 40,000 का जुड़ा हुआ है, ठीक है। ही पेड 12,000 per month as rent for his residential accommodation. He also earned interest of 7,000 from saving bank account during the previous year 2021. He has deposited PPF amounting to 60,000 public provident fund during the year. Compute the total income and tax payable by R. If R does not opt to be taxed under section 115BCA and opts to be taxed under section 115BCA, तो दोनों में आपको इनकम निकाल करके बताना है, टैक्स निकाल करके बताना है। अभी तो हम लोग सीखने के लिए, इसलिए दोनों का हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके फिर उसको देखेंगे, राइट। तो आइए हम लोग इसको बनाते हैं। सिंपल सा है ये तो क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 1. Computation of total income and tax liability of Mr. R for the assessment year 2021-22. ठीक है, आए पहले लेते हैं डज नॉट. ऑप्ट्स फॉर सेक्शन 115 BAC. फिर ले लेते हैं ऑप्ट्स फॉर सेक्शन 115 BAC. दोनों को ही निकालना है, कंपैरेटिव भी हो जाएगा, है ना. सैलरी विदाउट HRA. भाई जोड़ करके लिखा हुआ है उधर HRA जोड़ करके लिखा हुआ है. देखिए इधर सैलरी जो अर्न किया है 8,93,000 विच इंक्लूड्स हाउस रेंट अलावेंस ऑफ 40,000. तो हटा देते हैं 893 में से 40,000 हटा देते हैं तो 8,53,000. 8,53,000. फिर HRA लेते हैं. HRA रिसीव्ड कितना? HRA 40,000 रिसीव हुआ है ना. एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A लीस्ट ऑफ, है ना. इन सब में से जो सबसे कम होगा एग्जेम्प्ट होगा. भाई ये अगर नया वाला ऑप्ट करेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन पुराने वाले में तो मिलेगा, तो पुराने वाले में लेते हैं. तो इन दैट केस हम लोगों का HRA 40,000, फिर लेंगे 40 और 50% ऑफ सैलरी. तो कहाँ है ये? देखिए भाई ये कहाँ है? कुछ नहीं लिखा है कि दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास कहाँ है. तो आपको अज्यूम कर लेना है ना, कि भाई कहाँ है और अज्यूम करके लिख लेना है. हम 40% ऑफ सैलरी लेते हैं अपने अजम्पशन के हिसाब से. Assumption number 1. It has been assumed that Mr. R lives in a city other than Delhi, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई. ठीक है, तो कितना ले लेंगे? 40% ऑफ सैलरी. तो क्या सैलरी का डिटेल दिया हुआ है? बेसिक प्लस DA, इफ प्लस कमीशन जी, कुछ नहीं दिया हुआ है. तो बस यही ले लो ना, 8,53,000 का 40%. इट इज 3 लाख बाबा, काफ़ी बड़ा अमाउंट. 3,41,200. 3,41,200 बेसिक. उसके बाद ले लिए हम लोग ये. फिर लेंगे हम लोग रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी. ये थर्ड होता है, रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी. चलिए वर्किंग नोट बना लेते हैं हम लोग. वर्किंग नोट नंबर 1. ठीक है, रेंट पेड कितना है? हम लोगों ने अभी पढ़ा है क्वेश्चन में कि ये 12,000 रुपया करके रेंट पे कर रहा है. तो ये 1,44,000 का रेंट पे कर रहा है.
और 10% ऑफ सैलरी का बात करते हैं तो 8,53,000 है, तो 85,300 इसको डिडक्ट कर देते हैं। तो 1,44,000 माइनस 85,300 ये हो गया आपका 58,700। दिस इज रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी कितना? ये है 58,700। इन तीनों में जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, है ना। एक्चुअल एचआरए रिसीव 40 और 50% ऑफ सैलरी और रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। तो इन तीनों में सबसे कम तो ये 40,000 है, तो ये पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा अगर हम नॉर्मल टैक्स रेजिम में जाते हैं तो, राइट। अगर हम ऑप्ट करते हैं 115 BAC को, तो उस केस में क्या होगा? 115 BAC को ऑप्ट करेंगे तो ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा और ये 40,000 फुल्ली टैक्सेबल होगा, राइट। ये दोनों में अंतर है। उसके बाद फिर क्या है? उसको इंटरेस्ट अर्न हुआ है 7,000 ऑन सेविंग अकाउंट। ये सैलरी हेड का नहीं है ना, ये अदर सोर्सेज हेड का है, मतलब सैलरी हेड खत्म हो गया। तो अब हम लोग इसको टोटल कर लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं ग्रॉस सैलरी। तो ये हो गया 8,53,000 और ये हो गया 8,93,000, राइट। अब ग्रॉस सैलरी के बाद अब हम लोग यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे अंडर सेक्शन 16(1)(a). ये स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 50,000 का है, आप यहाँ क्लेम कर लीजिए, यहाँ क्लेम नहीं कर सकते आप, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 8,03,000 का इनकम और ये हो जाएगा 8,93,000 का इनकम, नेट सैलरी इनकम, है ना। नेट सैलरी 8,03,000 और 8,93,000, राइट। अब हम लोग लेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, दैट इज सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट। 7,000 का है, 7,000 का है भाई। ग्रॉस टोटल इनकम में तो दोनों में ऐड होगा, ये कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो अब हम लोग GTI ले लेते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम, क्योंकि और कोई इनकम है नहीं। तो ये हो जाएगा 8,10,000 और ये हो जाएगा 9 लाख, है ना। यहाँ पर 40 और 50 90,000 का एक्स्ट्रा डिडक्शन मिला था इनकम से और यहाँ वो डिडक्शन नहीं मिला, तो ये 90,000 का आपका एक्स्ट्रा इनकम है, राइट। अब हम लोग को लेना है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U। कौन सा मिलेगा? सबसे पहला मिलेगा अंडर सेक्शन 80C, है ना। ये डिडक्शन हम लोग नॉर्मल टैक्स स्लैब जब लेंगे तो मिल सकता है। तो 80C में देखिए कि इसने PPF में 60,000 का डिपॉजिट कराया और तो कुछ नहीं है, PPF में इसने 60,000 का डिपॉजिट कराया। तो 80C में पब्लिक प्रोविडेंट फंड 60,000 का, जिसका डिडक्शन आप क्लेम करेंगे लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा। अभी तुरंत पढ़ें 80C to 80U का डिडक्शन नहीं मिलेगा, है ना। फिर हम लोग चलते हैं दैट इज़ दूसरे में। फिर हम लोगों का यहाँ सेविंग बैंक इंटरेस्ट है 7,000 रुपीज़ का, इसका डिडक्शन तो मिलता है भाई इंडिविजुअल HUF जो रेसिडेंट होता है। तो अंडर सेक्शन 80 TTA सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट, ये 7,000 यहाँ डिडक्टेबल है, यहाँ डिडक्टेबल नहीं है, राइट। अब और तो कोई डिडक्शन है नहीं मेरे ख्याल से। और कोई डिडक्शन नहीं है। चलिए
तो 8,10,000 में 67,000 हम लेस कर देंगे तो 7,43,000 ये मेरा टैक्सेबल इनकम होगा और यहाँ पर 9 लाख एज इट इज़ रहेगा, जिसको हम टोटल इनकम भी बोल सकते हैं। राइट, अब हम लोगों को इसके ऊपर इनकम टैक्स निकालना, HEC लेना है ना। आइए, इस स्लैब में तो इसका तो आपको पता ही है, 7,43,000 में 5 लाख लेस कर देते हैं, है ना। तो बचा 2,43,000, इसका 20% कम्स टू 48,600। इसके अलावा जो 5 लाख तक का इनकम होता है, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन नहीं है, उसमें 12,500, तो 61,100 का इनकम टैक्स बनेगा हम लोगों का इधर। और फिर हम लोग ले लेंगे HEC एट द रेट ऑफ 4%। इसका 4% HEC दैट इज़ 2,444, ये ऐड कर देंगे हम लोग, तो 63,544 ये आ जाएगा हम लोगों का टोटल टैक्स लाइबिलिटी, है ना। इसको राउंड ऑफ कर दीजिए आप, अंडर सेक्शन 288B 63,540 इन मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज़, 63,540, और तो कुछ है नहीं यहाँ पर, 63,540 इज़ द इनकम। वही अगर अब हम लोग 115 BAC में जाएं तो इसमें तो स्लैब है, पहला 2.5 लाख तक कुछ नहीं, दूसरा 2.5 लाख पर कितना, 2,50,000 पर 5% कम्स टू 12,500। इसके बाद वाले 2.5 लाख पर, जो कि इसको 7.5 लाख रुपए का इनकम कर देगा, दैट इज़ 2,50,000 पर 10%, 25,000 और जोड़ दीजिए। उसके बाद 7.5 लाख तो हो गया, 9 लाख का अपना इनकम है, तो 1,50,000 और बचा, इस पर 15%, तो ये हो गया 22,500 और 60,000 बन जाता है ये टोटल। राइट, मेरे ख्याल से आपका भी आ गया होगा। चलिए, अगर आपको दिक्कत हो रहा है, ऑल्दो दिखाने का ज़रूरत नहीं है, फिर भी फर्स्ट 2,50,000 पर नील रेट, नेक्स्ट 2,50,000 पर 5% का रेट, नेक्स्ट 2,50,000 पर 10% का रेट, नेक्स्ट कितना हो गया, 7.5 हो गया ना, तो 1,50,000 बचा, उस पर 15% का रेट। राइट, इधर कुछ नहीं, इधर 12,500, इधर 25,000 और इधर 22,500, इन तीनों को आप ऐड कर दीजिए, इट कम्स टू 60,000। राइट, ये 60,000 हमने ले लिया, ये दिखाने का ज़रूरत नहीं है इधर, सिर्फ समझने के लिए। अब इसका 4% आप ले लीजिए, 2,400 इज़ HEC, इट विल बी 62,400, ये राउंडेड ऑफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 62,400 आ रहा है न्यू टैक्स रेजीम से और 63,540 आ रहा है ओल्ड टैक्स रेजीम से। आपको चुनने बोला नहीं, लेकिन अगर आपको बोलता कि भाई आप ऑप्ट करो, तो कौन सा ऑप्ट करते, तो आप ऑप्ट करते न्यू टैक्स रेजीम, इसमें आपका टैक्स सेविंग होता। राइट, इसमें आपका टैक्स बचता, ये फ़ायदा आपको मिलता। राइट, ये तो 60,000 होना चाहिए, 6 लाख, एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लिख दिया, इसको ठीक कर लेते हैं, मेक इट 60,000। राइट, ऑल्दो यहाँ हमने 60,000 ठीक लिखे। तो चलिए अब एक काम करते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं। आइए अब बनाते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 2। राइट, क्वेश्चन नंबर 2, द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ R फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 इज़ 15 लाख विच इंक्लूड्स 30,000 इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट। ठीक है, तो यहाँ GTI ही दिया हुआ है, ग्रॉस टोटल इनकम 15 लाख का,
पीपीएफ में इसने डिपॉजिट कराया, फिर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस है, मेडिकल स्कीम्स है, और इसका बेसिकली हम लोगों को इनकम निकालना है किसके हिसाब से, ये सोच करके कि इसने 115 बीएससी अडॉप्ट नहीं किया, फिर निकालना है हम लोगों का इसने 115 बीएससी अडॉप्ट किया, राइट। तो इसके हिसाब से हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो ना इसका तो जीटीआई दिया हुआ है अपने को, ओके। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो कंप्यूटेशन ऑफ total income and tax liability of Mr. R for the assessment year 2021-22। दोनों ऑप्शन में जाना है। डज नॉट ऑप्ट्स फॉर सेक्शन 115 BAC and then opts for सेक्शन 115 BAC। दोनों ऑप्शन में निकालना है। तो इसका आपको दिया हुआ है ग्रॉस टोटल इनकम, 15 लाख का ग्रॉस टोटल इनकम दिया हुआ है। तो दोनों में ले लेते हैं 15 लाख का ग्रॉस टोटल इनकम। ये कंप्यूट करके ही दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें वो सब डिडक्शंस है ही नहीं, वो सब डिटेल्स है ही नहीं जिसको हम लोग को एडजस्ट करना हो इन सेक्शन 115 BAC, राइट। अब इसमें हम लोग ले लेते हैं डिडक्शंस। डिडक्शंस सबसे पहले अंडर सेक्शन 80C। तो कौन सा डिडक्शन मिल रहा है हम लोगों को 80C में? देखिए पीपीएफ का डिडक्शन मिल रहा है 1,20,000 का। तो पीपीएफ का डिडक्शन मिलेगा 1,20,000 का। तो ले लीजिए 1,20,000 का पीपीएफ का डिडक्शन। उसके बाद फिर 80CCD1 मिलेगा हम लोगों को डिडक्शन। तो 80CCD1 में हम लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। 80CCD1 होता है कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, और 80CCD1 भी होता है एडिशनल 50,000 का डिडक्शन ऑन ओन कंट्रीब्यूशन। एंड अंडर सेक्शन 80CCD2 ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, राइट। तो यहाँ तो सिर्फ दिया हुआ है कंट्रीब्यूशन, ही हैज़ मेड फॉलोइंग पेमेंट्स एंड कंट्रीब्यूशन। तो उसने अपना कंट्रीब्यूशन किया है, उसका डिटेल दिया हुआ है 80,000 का। अगर हम बात करें तो कोई अगर एम्प्लॉयमेंट में नहीं हो फिर भी उसको 80CCD का डिडक्शन मिल सकता है ना। उसको 80CCD1 में डिडक्शन मिल सकता है अपने कंट्रीब्यूशन का, उसको 80CCD1B में डिडक्शन मिल सकता है अपने कंट्रीब्यूशन का। 80CCD1 ध्यान है आपको, 80CCD1 जो है उसमें डिडक्शन जो मिलता है हम लोगों को 10% ऑफ सैलरी तक का डिडक्शन मिल सकता है। एंड 80CCC एंड 80CCD1 इन तीनों को मिला करके हम लोगों को 1,50,000 तक का टोटल डिडक्शन मिल सकता है, राइट। 80C, 80CCD, 80CCC है ना, 80C, 80CCC और 80CCD1, इसमें हम लोगों को मिला करके टोटल कितना डिडक्शन मिल सकता है? 1,50,000 का। 80CCD1B में एनपीएस का एडिशनल डिडक्शन 50,000 का और मिल सकता है अगर हमने कंट्रीब्यूट किया है तो, राइट। तो चलिए यहाँ तो इसने कंट्रीब्यूट किया है 80,000 का। देखिए पीपीएफ जो कि 80C में डिडक्शन मिलता है, एंड रहा बात कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस का 80CCD1 में हम
80,000 का कंट्रीब्यूशन किए, लेकिन पूरा का पूरा डिडक्टेबल नहीं होगा 80 CCD1 में। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पीपीएफ का 80C में डिडक्शन तो 120 का मिल जाएगा, बाकी तो 150 में सिर्फ 30,000 बचा। तो एनपीएस का डिडक्शन हम अंडर सेक्शन 80 CCD1 में कितना ले सकते हैं? 30,000 का। हम लोग को पता है रूल 80C, 80CCC और 80 CCD1 इन तीनों का मिला करके 1,50,000 तक का डिडक्शन मिल सकता है। हाँ, अंडर सेक्शन 80 CCD1B और एडिशनल एनपीएस का ओन कंट्रीब्यूशन का 50,000 तक का डिडक्शन मिल सकता है अगर हमने कंट्रीब्यूट किया है तो हमने यहाँ टोटल कंट्रीब्यूशन 80,000 का किया है इन एनपीएस। इस 80,000 में हमने 30,000 का 80 CCD1 में डिडक्शन ले लिया, तो बाकी 50 तो बचा, तो 1B में ले लीजिए 50,000 का। अगर एम्प्लॉयमेंट होता और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन करता तो अंडर सेक्शन 80 CCD2 में हम लोग एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन ले सकते थे, बट यहाँ तो 1 का ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ साफ साफ बोला हिज कंट्रीब्यूशन, ही हैज़ मेड फॉलोइंग पेमेंट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो ये इसका अपना है। फिर मेडिकल स्कीम में 50,000 रुपया का इसने पेमेंट किया है, तो भाई मेडिकल स्कीम में 80 हम लोगों को डी का डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80D, बट ये मैक्सिमम 25,000 रुपया तक का डिडक्शन मिलता है खुद के ग्रुप का, खुद का, स्पाउस का और चिल्ड्रन का, और अगर पेरेंट्स के लिए भी पेमेंट करें तो और 25 का एक्स्ट्रा डिडक्शन मिल जाएगा। अगर सीनियर सिटीज़न का पेमेंट हुआ है तो 50,000 तक का डिडक्शन मिलेगा। तो ये पेमेंट तो सीनियर सिटीज़न का नहीं है, इसीलिए यहाँ पर डिडक्शन सिर्फ 25,000 रुपये तक का मिलेगा 80 CCD में, 80D में, और तो कुछ है नहीं। तो आइए यहाँ पर हम लोग इसको नेट कर देते हैं, तो टोटल इनकम क्या हो जाएगा? तो टोटल इनकम 15 लाख में डिडक्ट कीजिए 2,25,000, $12,75,000 का टोटल इनकम आया, और तो कुछ है नहीं। हम लोग ने तो 30,000 का इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट भी तो है, तो इसका भी तो डिडक्शन मिलेगा 10,000 का। इसका एक और डिडक्शन मिलेगा हम लोगों को 10,000 का, है ना, 80 TTA में। अगर सीनियर सिटीज़न होते तो 80 TTB में 50,000 रुपये तक का मिलता, तो अंडर सेक्शन 80 TTA डिडक्शन यहाँ पर 10,000 का मिलेगा, है ना। तो और 10,000 का डिडक्शन अगर हम ले ले तो 12,65,000 रुपीज़ का हमारा टोटल इनकम होगा। तो 12,65,000 में 10 लाख रुपया तक तो अलग है, 2,65,000 पर 30% 79,500 प्लस 10 लाख पर 1,12,500, तो हम लोगों को 1,92,000 का इनकम टैक्स इस पे बनेगा, है ना। और इस पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हम 4% का लगाएंगे, तो 7,680 ऐड कर देते हैं इसमें, तो 1,99,680 रुपीज़ का टोटल टैक्स पेबल आएगा। तो हम लोगों को 1,99,680 का इनकम टैक्स का पेमेंट करना है, 199,680। अगर हम लोग ऑप्ट नहीं करते हैं 115 BAC तो, अब अगर हम लोग ऑप्ट करते हैं 115 BAC तो क्या होगा? तब तो हम लोगों को पता है कि हम लोगों को 80C से 80U तक का डिडक्शन नहीं मिलेगा। हाँ, मिल सकता है तो 80 CCD का मिल सकता है, लेकिन 80 CCD2 का मिल सकता है। हम लोग यहाँ पढ़े भी हैं, है ना।
15 BAC को अगर हम लोग ऑप्ट करेंगे तो हम लोगों को 80 CCD 2 का डिडक्शन मिल सकता है, मतलब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू NPS का डिडक्शन मिल सकता है एक, और दूसरा हम लोगों को 80 JJAA जो कि बेसिकली आपका एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो हम लोगों को डिडक्शन मिलता है 80 JJAA का, वो डिडक्शन भी मिल सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देखें डिडक्शन अंडर सेक्शन चैप्टर 6 से, है ना, दैट इज़ बेसिकली हम लोगों का 80C से 80U तक का डिडक्शन नहीं मिलेगा एक्सेप्ट 80 CCD O। यहाँ पर 2 नहीं लिखा है हमने, तो हम यहाँ लिख देते हैं 80 CCD, ब्रैकेट में लिख लीजिए 2, मतलब एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिल सकता है ना, एंड अंडर सेक्शन 80 JJAA का हम लोगों को डिडक्शन मिल सकता है। तो यहाँ पर आप 2 भी लिख लीजिए अगर आपके में नहीं लिखा हुआ है तो, राइट। तो उस केस में हम लोग अगर यहाँ पर मूव करें तो ये तो कंट्रीब्यूशन उसका अपना कंट्रीब्यूशन है, अपना कंट्रीब्यूशन तो 80 CCD 2 में आता नहीं है, इसीलिए इसका भी डिडक्शन हम लोगों को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, कुछ भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, और ये बेसिकली हम लोगों का हो जाएगा 15 लाख, है ना। और स्लैब तो आपको पता ही है, पहला 2.5 लाख पर कुछ नहीं, दूसरा 2,50,000 पर 5%, दैट मेक्स इट 12,500, फिर उसके बाद वाले 50,000 पर 10% जो कि उसको 25,000 बनाता है, फिर उसके बाद वाले 50,000 पर 2,50,000 पर 15% जो कि 37,500 बनाएगा, राइट। फिर उसके बाद वाले 2,50,000 पर 20% जो कि बेसिकली उसको 50,000 बनाएगा, राइट। फिर उसके बाद वाले 2,50,000 पर 25% जो कि 62,500 बनाता है। तो ये हो जाएगा 1,87,500 ऑन 15 लाख, और इस पर 4% आप ऐड कर दीजिए तो 7,500 और ऐड कर देंगे तो इट विल बी 1,95,000। तो अगर 115 BAC को हम ऑप्ट करेंगे तो हम लोगों का कितना होगा, वो होगा 1,95,000, और अगर हम नहीं करते हैं तो 1,99,680, राइट। तो ये हम लोगों को पूछा था। What will be your answer if R is 61 years old? अगर R 61 years का होगा तो फिर इस आपका आंसर क्या होगा। तो चलिए R अगर 61 years का होगा तो 61 years में तो 115 BAC में तो 61 years का, 60 years का, लेस देन 60 years का और 80 years का तो कोई फंडा ही नहीं है ना। सिर्फ और सिर्फ कॉमन में है, मतलब जो हम लोगों का जनरल रूल है उसमें है। तो 61 ईयर्स का अगर होता, हम इधर ही एक कॉलम बना लेते हैं, ये तो A हो गया, अब B का यहाँ पर और एक कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। आप बेसिकली जनरल रूल के हिसाब से ही निकालेंगे, है ना। वो ऑप्ट नहीं कर सकता 115 BAC, मतलब 115 BAC ऑप्ट करेगा तो यही होगा, है ना। अगर हम इसको ये लें यहाँ पर कि भाई एज 61 ईयर्स और उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करें, डज नॉट ऑप्ट्स फॉर सेक्शन 115 BAC एंड ऑप्ट्स फॉर सेक्शन 115 BAC, तो ये सेम होगा, सेम, है ना, ये सेम होगा एज इन A। ये तो हम B बना रहे हैं, ये A है हम लोगों का आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये ऑप्ट करता है 115 BAC तो इसका टैक्स लाइबिलिटी यही आएगा 1,95,000, इसमें कोई चेंज नहीं है। सीनियर सिटीजन्स को ऐसा कोई रिलैक्सेशन नहीं है, राइट। हाँ, अब अगर हम बात करें इसमें, अगर हम जाएं तो फिर भाई हमारा ग्रॉस टोटल इनकम तो 15 लाख ही है ना। डिडक्शन 80C में तो इतना ही मिलेगा 120 का, NPS में डिडक्शन 30,000 का ही मिलेगा,
1 में, 1B में 50,000 का मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 80D में वही 60 ईयर्स से ज़्यादा का हो गया तो डिडक्शन आपको 50,000 रुपीज़ तक का मिलेगा। आप अगर प्रीमियम 50,000 का पे किए हैं तो आपको डिडक्शन मिलेगा। तो आपने 50,000 का पेमेंट किया है प्रीमियम का तो 50,000 का डिडक्शन मिलेगा। और 80TTA में, 80TTA नहीं 80TTB में ये सीनियर सिटीज़न को जो डिडक्शन मिलता है, हमने एस्ट्रिक लगा दिया यहाँ, 50,000 रुपया तक का डिडक्शन मिलता है 80TTB में। सेविंग बैंक डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, ये सब का। तो आपका यहाँ पर तो 30,000 का आपको इंटरेस्ट मिला है ना, ठीक है, तो उस केस में ये पूरा 30,000 आपका डिडक्टेबल होगा। तो आप यहाँ पर 30,000 का डिडक्शन क्लेम कर लीजिए 80TTB में, राइट। तो हियर यू हैव अ total income, gross total income of 15 lakh, out of which you will deduct here, देखिए 120, 30, 50, ये हो गया बेसिकली 2,80,000। तो you have a deduction of 2,80,000 and you get a net income of 12,20,000, right? On this your tax liability will be, आपका तो सीनियर सिटीज़न को ये बेनिफिट है कि भाई फर्स्ट 3 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, फिर 3 से 5 लाख पर 5%, दैट इज़ बेसिकली जो 2 लाख बचा है उस पर 5% कम्स टू 10,000, फिर 5 से 10 लाख पर 20%, दैट इज़ 1 लाख। तो 1,10,000 हो गया 10 लाख तक, और उसके ऊपर है 2,20,000 एंड ऑन दैट द रेट इज़ 30% एंड टैक्स कम्स टू 66,000। तो 66,000 प्लस 1,10,000, दिस गिव्स अस 1,76,000 and on this you charge 4% का 7040 HEC. तो you get a total tax liability of 1,83,040, है ना। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्ट नहीं करते हैं तो 1,83,040 होगा अगर सीनियर सिटीज़न है तो। रहा बात ये ऑप्ट करते हैं अगर 115 BAC, तो फिर तो बेसिकली टैक्स लाइबिलिटी आपका उसी हिसाब से निकलेगा। यहाँ कुछ अलग रूल नहीं है। कहाँ पढ़े हम लोग, तो ऐसा कुछ पढ़े नहीं। हाँ, जनरल में पढ़े हैं कि भाई 60 ईयर्स से ऊपर हो गए तो फिर उनको 3 लाख रुपए तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, और वही अगर 80 ईयर्स या उससे ऊपर हो गए तो फिर आपको 5 लाख रुपए तक पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये बेसिकली रूल है, राइट। तो हमने इस तरीके से इसको निकाल लिया। गॉट इट। तो 2 क्वेश्चन बनाया हम लोगों ने। ऐसे ही है आपका क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, थोड़ा बेसिकली आपका चेंजेस आते रह रहे हैं, है ना, बट है फंडा वही जो हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आइए एक बड़ा सा क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं हम लोग। अभी हम लोगों का दोनों प्रैक्टिस हो जा रहा है। हम लोग बेसिकली टोटल इनकम का भी क्वेश्चन बना ले रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग और जो हम लोग का ऑप्शनल 115 BAC उसका प्रोविज़न है उसको भी समझ ले रहे हैं, है ना। तो उस केस में चलिए अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और इससे समझते हैं। ये एक प्रोफेशनल लाइक SSC का क्वेश्चन है कि प्रोफेशनल इनकम को किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं, पढ़ करके इसको समझते हैं। मिस्टर सिकरी इज़ अ लॉयर ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। ही कीप्स हिज बुक्स ऑन कैश बेसिस। कैश बेसिस, ये अपने बुक्स को कैश बेसिस पर रखता है। तो कैश बेसिस में इनकम कैसे होता है, पैसा मिला तो इनकम, पैसा पे किए तो एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग का कोई फंडा नहीं, डेटर्स का कोई फंडा नहीं, जितना रुपया आया इनकम, जितना पे किए एक्सपेंस। हाँ, डेप्रिशिएशन का डिडक्शन हम लोग को मिलेगा। His receipts and payments accounts for the year ending 31st March 2021 is given below. उसका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का डिटेल्स दिया हुआ है। लीगल एक्सपेंसेस है 2021 का, ओपनिंग बैलेंस तो कुछ मतलब नहीं है। लीगल एक्सपेंस है 2021 का, लीगल एक्सपेंसेस है 1920 का। ये दोनों इस साल का इनकम है, राइट। फिर स्पेशल कमीशन फ़ी, ये भी इस साल का इनकम है। सैलरी फ्रॉम लॉ कॉलेज एज पार्ट टाइम लेक्चरर, ये सैलरी इनकम में जाएगा, है ना। ये ऊपर का तो प्रोफेशनल इनकम में आ जाएगा, ये सैलरी इनकम में जाएगा। एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है।
इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, हाँ 80 TTA का डिडक्शन मिल जाएगा। सेल प्रोसीड्स ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचा है जिसका सेल प्रोसीड्स यहाँ पर दिया हुआ है, तो जरूर खरीदा भी होगा तो इसमें कैपिटल गेन अराइज होगा। फिर है डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, टैक्सेबल है अदर सोर्सेज में। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम यूनिट्स ऑफ UTI, ये भी अदर सोर्सेज में। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। तो अदर सोर्सेज इनकम भी, हाउस प्रॉपर्टी भी, कैपिटल गेन भी, सैलरी भी, प्रोफेशनल भी, सब तरह का इनकम थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आ गया। फिर सब्सक्रिप्शन एंड मेंबरशिप, परचेज ऑफ लीगल बुक्स खरीदें, डिप्रिशिएशन मिलना चाहिए, रेंट, कार एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी, सब डिडक्टेबल होगा। ये रिसीट एंड पेमेंट है, जितना पेमेंट करेंगे उसका डिडक्शन मिलेगा। इनकम टैक्स एक्सपेंस नहीं है। गिफ्ट टू डॉटर, ये भी एक्सपेंस नहीं है। डोमेस्टिक एक्सपेंस ड्राइंग होता है। डोनेशन टू इंस्टीट्यूशन अंडर 80G, इसमें आपको डिडक्शन मिलेगा 80G में। और ये जो डिडक्शन होगा, अगर ये स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन को, स्पेसिफाइड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग देते हैं तो इसका 100% डिडक्शन मिलता है, लेकिन बताया तो नहीं कि कौन सा स्पेसिफाइड को दिए, नहीं बताया तो इसका 50% डिडक्शन हम लोग क्लेम कर लेंगे। फिर कार परचेज डिप्रिशिएशन आएगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 80C में आएगा डिडक्शन। सैलरी टू स्टाफ, इसका एक्सपेंसेस का डिडक्शन हम लोग को मिलेगा। फिर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल, क्या? रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू हाउस ऑफ विच हाफ पोर्शन इज यूज फॉर सेल्फ रेसिडेंस एंड रिमेनिंग हाफ पोर्शन इज यूज फॉर ऑफिस, तो आधा सेल्फ रेसिडेंस के लिए, आधा ऑफिस के लिए। फिर आउटस्टैंडिंग लीगल फ़ी, ये आउटस्टैंडिंग का फिर कुछ डिडक्शन या फिर कुछ एक्सपेंस नहीं माना जाएगा क्योंकि कैश बेसिस पर है। रेंट जो है 10 महीने का है तो बाकी 2 महीने का लेते, लेकिन कब लेते? अगर अक्रूवल सिस्टम, अगर मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करते, ये तो कैश सिस्टम फॉलो कर रहा है, नहीं कंसिडर करेंगे। कार वॉज परचेज ऑन 25/9/2020, इधर कार परचेज किए हैं 25/9/2020 को परचेज किए हैं, तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 6 दिन तो हो गया, सितंबर में यूज़ किया हुआ, और बाकी तो ऐसे भी 6 महीना और बचा हुआ है, तो ये तो मोर और लेस बेसिकली 186 डेज, 87 डेज के आसपास यूज़ हुआ है। इस पे 100% डिडक्शन होना चाहिए डिप्रिशिएशन का। आपको याद होगा, अगर किसी एसेट को पुट टू यूज़ करते हैं लेस देन 180 डेज तो उस पर आधा डिप्रिशिएशन देते हैं, अदरवाइज पूरा। तो ये कार तो देखने से ही लग रहा है कि भाई ये मोर देन 180 डेज यूज़ हुआ है, तो इस पर पूरा डिप्रिशिएशन आएगा। कार पर डिप्रिशिएशन का रेट 15% है। लॉ बुक परचेज्ड आर एनुअल सब्सक्रिप्शन, आउट ऑफ विच बुक्स ऑफ 2000 वर परचेज्ड ऑन 6/4/2020, हाँ शुरू में ही खरीद लिए तो 2000 पर तो पूरा डिप्रिशिएशन मिलेगा। एंड बैलेंस ऑन 31/10/2020, ओ 5 महीना यूज़ किए इसको तो, राइट। तो ये तो लगभग 150 दिन के आसपास यूज़ हुआ है, तो कितना का बुक खरीदे? परचेज ऑफ लीगल बुक्स 7500 का टोटल बुक्स खरीदे हैं। बुक्स के ऊपर 40% का डिप्रिशिएशन होता है, तो यहाँ पर 2000 के बुक्स पर पूरा डिप्रिशिएशन आएगा 40% का, लेकिन बाकी जो 5500 का बुक्स होगा उस पर हाफ डिप्रिशिएशन देंगे क्योंकि इसको लेस देन 180 डेज पुट टू यूज़ किए हैं। द हाउस वॉज परचेज्ड इन April 2001 for 1,60,000 and sold on 1/7/2020. ओह, मकान खरीदे हैं, उसको इस साल बेचे हैं, तो बट ऑब्वियस इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा तो उसको कैलकुलेट करेंगे। रेंट ऑफ प्रॉपर्टी विच हैज़ बिन सोल्ड वाज 5,000 per month. The property was vacated by the tenant on 30/6/2020. ये जो प्रॉपर्टी है इसको हमने 15,000 रुपया, 5,000 का रेंट है, 3 ही महीना तो अप्रैल मई जून, फिर तो बेच दिए प्रॉपर्टी का, तो 3 महीने का 15,000 दिख रहा है, तो इसमें हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी आ जाएगा, कैपिटल गेन भी आ जाएगा। अब हम लोग को निकालना है कंप्यूट टोटल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 21-22, अज्यूम दैट ही डज नॉट ऑप्ट to be taxed under 115 BAC and opts to be taxed under section 115 BAC। इसका टैक्स लाइबिलिटी भी निकाल लेंगे अपने, है ना। चलिए पूरा बना लेते हैं। तो आइए इसका हम लोग इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें तो सैलरी भी है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी है,
बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम भी है, कैपिटल गेन भी है, अदर सोर्सेज भी है। तो बढ़िया इनकम है भाई, टोटल इनकम का बढ़िया क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी of Mr. X for the assessment year 2021-22. Does not opts for section 115 BAC, opts for section 115 BAC। चलिए सबसे पहले चल लेते हैं सैलरी इनकम, है ना। सबसे पहले लेते हैं सैलरी इनकम। सैलरी फ्रॉम लॉ कॉलेज एज पार्ट टाइम लेक्चरर 1,37,000। एक ही है, पढ़ तो लिए क्वेश्चन। फ्रॉम लॉ कॉलेज 1,37,000 लेते चलते, इसमें भी 1,37,000, है ना। स्टैंडर्ड डिडक्शन हम लोगों को मिलता है इसमें अंडर सेक्शन 16(1)(a). यहाँ ले लेते हैं 50,000 का, यहाँ छोड़ देते हैं, है ना, मिलेगा ही नहीं, यहाँ पर तो मिलेगा। तो 1,37,000 में 50,000 का तो 87,000 रुपीज़ का, 87,000 रुपीज़ का यहाँ पर हम लोगों को सैलरी इनकम होगा, जबकि ये सैलरी इनकम है 1,37,000 का। बी चलते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम लोग निकालते हैं, दैट इज रेंट रिसीव्ड। तो 15,000 का तो रेंट रिसीव हुआ है जो हम लोग देखे हैं, है ना। इसमें हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन ये 30% का, तो इसका 30% होगा 4,500। भाई स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों में मिलता है। हाँ, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल होता ना तो फिर 115 BAC में नहीं मिलता। तो हम लोगों का ये जो इनकम है, ये इनकम इसको क्लोज करते चलते हैं, फिर बाद में हम लोग पांचों हेड के इनकम को ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 10,500, 10,500। ये आ गया आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 10,500। अब सी चलते हैं हम लोगों का, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, है ना। तो सबसे पहले हम लोगों का जो रिसीट्स है उसको लेते हैं, लीगल फ़ी दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 5345 प्लस 1 लाख 54,45,000 लीगल फ़ी रिसीव्ड। $54,45,000, यहाँ पर भी 54,45,000, कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। फिर हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट लेते हैं। फिर है स्पेशल कमीशन 5,500, स्पेशल कमीशन 5,500, हियर ऑल्सो 5,500। इन दोनों के दोनों को ले लिए, आगे बढ़ते हैं। फिर और क्या इनकम है, एग्जाम रेमुनरेशन अदर सोर्सेज में ले लेंगे, इंटरेस्ट भी अदर सोर्सेज में, सेल प्रोसीड्स ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ये तो आपका चला जाएगा कैपिटल गेन में, डिविडेंड भी अदर सोर्सेज में, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये हो गया आपका हाउस प्रॉपर्टी में जो कंसिडर कर चुके हैं।
अब आइए एक्सपेंसेस हम लोग डिडक्ट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हो गया हम लोगों का इनकम। कितना इनकम हो गया? 54,50,500। इसमें हम लोग एक्सपेंसेस लेस करना स्टार्ट करते हैं। जो जो एक्सपेंसेस दिया हुआ है उसको डिडक्ट करना है। आइए, सब्सक्रिप्शन एंड मेंबरशिप फी 4500। ध्यान से, $4,500, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों का दोनों में डिडक्ट होगा, सब्सक्रिप्शन एंड मेंबरशिप फी। फिर परचेज ऑफ लीगल बुक्स, इस पर डिप्रिशिएशन मिलेगा, ये अलग से ले लेंगे लास्ट में। रेंट के लिए कुछ बोला है, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू हाउस ऑफ विच हाफ पोर्शन इज यूज फॉर सेल्फ रेसिडेंस एंड रिमेनिंग हाफ पोर्शन इज यूज फॉर ऑफिस। तो रेंट जो है हाफ लेंगे तो 47,500 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि आधा तो अपने घर के लिए है और आधा ऑफिस के लिए है, तो 23,750 यही रेंट हम कंसिडर करेंगे। 23,750, राइट। एकदम ध्यान से एक एक करके चलते हैं। कार एक्सपेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑफिस एक्सपेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 14,000 और 85,000। ये दोनों में आ जाएगा 14,000 और 8,500, राइट। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी 4,000। बाबा आधा लेंगे आधा नहीं, है ना? क्यों? 4,000 का हाफ, क्योंकि आधा तुम घर के लिए है तो इसीलिए 2,000 कंसिडर करेंगे। 2,000 नहीं, यहाँ पर भी हम लोगों का 47,500 था रेंट, उसका हाफ, है ना, क्योंकि हाफ पर्सनल पर्पसेस के लिए है। नेक्स्ट, इनकम टैक्स, गिफ्ट, डोमेस्टिक एक्सपेंस नहीं लेंगे, डोनेशन ये 80G का डिडक्शन है, कार परचेज डिप्रिशिएशन आएगा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अभी नहीं 80C में जाएगा, सैलरी टू स्टाफ है 15 लाख। इसका डिडक्शन हम लोग को मिलेगा और ये भी पेमेंट बेसिस पर मिलेगा क्योंकि हम लोगों का कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, राइट। ये भी हो गया और मेरे ख्याल से कुछ है नहीं, नीचे जो डिटेल्स दिया हुआ है उसमें और कुछ है नहीं, आउटस्टैंडिंग ये सबको कंसिडर नहीं करना, रेंट को भी नहीं, है ना। हाँ, अब हम लोगों को डेप्रिशिएशन ले लेना है। कार तो भाई 25,900 को आया था, 5,20,000 का कार, तो डेप्रिशिएशन ऑन कार 5,20,000 का 15%, 78,000 का डेप्रिशिएशन लेंगे, है ना। कार पर रेट है अपना 15%, जानते हैं। एंड डेप्रिशिएशन ऑन लीगल बुक्स, आप 2,000 का बुक्स पर 40% का डिप्रिशिएशन लेंगे और 5,500 के बुक्स पर 40% का हाफ डिप्रिशिएशन लेंगे क्योंकि ये लेस देन 180 डेज पुट टू यूज़ हुआ है। तो 2,000 का 40% 800 और 5,500 का 40% डिवाइडेड बाय 2, 1,100। तो टोटल मिलाकर के 1,900 का डिप्रिशिएशन आप कंसिडर करेंगे। 1,900 का डिप्रिशिएशन आप कंसिडर करेंगे। तो आपने यहाँ पर डिप्रिशिएशन भी ले लिया और तो कुछ नहीं है, बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड डिप्रिशिएशन भी हो गया, है ना।
आइए तो अब हम लोग इसको नेट कर देंगे तो प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन भी आ जाएगा और दोनों में एक ही है भाई, है ना। तो 54,50,500 लेस कीजिए 4,500, 23,750, 14,000, 8,500, 2,000, 15 lakh, 78,000, 1,900, तो 38,17,850, 38,17,850, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। ये हो गया आपका PGBP, है ना, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट D, दैट इज कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन ट्रांसफर ऑफ, क्या बेचे हम लोग, हाउस प्रॉपर्टी। हम लोग हाउस प्रॉपर्टी बेचे और उसको बेचने से हम लोगों को कितना रुपया मिला आइए देखते हैं। सेल प्रोसीड्स है 2,92,000, 2,92,000, इसमें भी आएगा 2,92,000, राइट। अब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड ले लिया, उसमें से अब एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र होता है तो लेस करते, यहाँ तो कुछ है नहीं, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस कर देते हैं। इसको हम लोगों ने ख़रीदा है 1,60,000 में, इसका इंडेक्सेशन करेंगे इंटू 301 डिवाइडेड बाय कितना 100, क्योंकि ये तो बेसिकली 2001 में लिया गया है, 2001 तो बेस ईयर है, तो कितना हो जाएगा वैल्यू, दैट इज़ 1,60,000 डिवाइडेड बाई 301, 1,60,000 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 301, इट इज़ 4,81,600। बाबा लॉस हो गया, 4,81,600। ये सब में कुछ डिफरेंस है ही नहीं, कहाँ कुछ बोला है कि भाई आपको 115 BAC में इन सब में कुछ डिफरेंस देखना है। तो आपका 1,89,600, 1,89,600 ये आपका लॉस हो गया। तो आपका ये हाउस प्रॉपर्टी लॉस है और वो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस टू बी कैरीड फॉरवर्डेड। कोई से सेट ऑफ नहीं होगा, इसको आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, है ना। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होता है, शॉर्ट टर्म से भी नहीं, तो इसको आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा दोनों टैक्स मैकेनिज्म में, राइट। तो ये भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद E, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, राइट। इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, है ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो आइए कौन कौन सा इनकम है अदर सोर्सेस का। एग्जाम रेमुनरेशन 1480, ये अदर सोर्सेज में जाएगा, क्योंकि ये एम्प्लॉयर से नहीं मिलता है, एग्जाम यूनिवर्सिटी कराता है। दोनों के हाथ में टैक्सेबल, है ना, 1480 एग्जाम रेमुनरेशन। फिर क्या है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट 3,500, राइट। फिर लेते डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड डिविडेंड फ्रॉम यूनिट्स ऑफ UTI। डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी 1,000
एंड डिविडेंड फ्रॉम यूनिट्स ऑफ UTI 2000, राइट। फिर रेंट तो ले चुके हैं, इसमें कुछ कुछ का और डिडक्शंस हम लोग को मिलेगा, और कोई इनकम हम लोग का इधर है नहीं। तो चलिए अब हम लोग इसको भी टोटल कर लेते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना हुआ, 7980। ठीक है, अब हम लोग ले लेते हैं GTI, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E। तो GTI के लिए चलिए सबको कंसिडर करते हैं, हम लोग एक एक करके ऐड करते हैं। तो 87,000 प्लस 10,500 प्लस हाउस प्रॉपर्टी में कितना आएगा 10,500। उसके बाद प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन में 38,17,850। उसके बाद ये तो लॉस है, लॉस तो कैपिटल लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होगा और किसी से नहीं, तो वो तो है नहीं, तो हम लोग स्ट्रेट अवे उसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। प्लस अदर सोर्सेज इनकम 7980, तो ये हो जा रहा है हम लोगों का 39,23,330। ये हो गया तब जब हम लोग 115 BSc ऑप्ट नहीं किए तब। अगर हम ऑप्ट कर लेते हैं तो इन दैट केस ये 1,37,000 होगा, ये 10,500। देन बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम 38,17,850, ये तो लॉस ही है, कैपिटल लॉस, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लस 7980, तो ये हो जाएगा 39,73,330, राइट। तो ये 39,73,330 और ऑप्ट नहीं किए तो 39,23,330। अब इसमें हम लोग डिडक्शंस ले लेते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, ठीक है। सबसे पहले 80C का डिडक्शन, तो हम लोगों का डिडक्शन में क्या आएगा आइए देखते हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 60,000 का डिडक्शन हम लोग को मिलेगा। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का 60,000 का डिडक्शन इसमें मिलेगा, इधर तो नहीं मिलेगा डिडक्शन, राइट। फिर हम लोग लेते हैं नेक्स्ट डिडक्शन यहाँ 80G का डिडक्शन दिख रहा है, तो ऐसा तो कोई स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन बताया नहीं है, तो इन दैट केस ये 2000 का 50% हम लोग लेंगे, ठीक है। सिर्फ 2 इंस्टीट्यूशन दिया हुआ है, तो डोनेशन अंडर सेक्शन 80G 2000 का 50%, 1000, यहाँ तो वो भी नहीं मिलेगा। फिर और एक डिडक्शन हम लोग को मिलेगा अंडर सेक्शन 80 TTA सेविंग बैंक इंटरेस्ट का। देखिए 3,500 का हम लोगों को सेविंग बैंक इंटरेस्ट मिला है, तो 80 TTA में 10,000 तक का मिल सकता है, मिला 3,500 है, तो वही हम लोगों के लिए डिडक्शन होगा, ठीक है। तो जो जो हम लोगों का इनकम था उन सब इनकम्स में हमने डिडक्शन कंसिडर कर लिया, राइट। अब लेस कर देते हैं GTI से, तो ये आ जाएगा टोटल इनकम, ये आ जाएगा टोटल इनकम, तो 61 और 3 64,500 लेस कर देते हैं इसमें से, तो 38,58,830 ये हो जाएगा, और ये एज इट इज़ रहेगा 39,73,330। ये हो गया हम लोगों का टोटल इनकम, राइट। तो हम लोग को 80C का डिडक्शन नहीं मिला और 16(1)(a) का डिडक्शन नहीं मिला, बाकी सबका सब कुछ तो सेम ही रहा। इसमें कैश बेसिस है, इसमें भी कैश बेसिस है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, राइट। अब हम लोग चलिए इसमें निकाल लेते हैं इनकम टैक्स, है ना, ऑन टोटल इनकम। तो चलिए 38,58,830 में 10 लाख लेस कर देते हैं, क्योंकि 10 लाख से ऊपर जितना होता है उस पर 30% का रेट लगता है,
राइट। तो इस पे 30% का रेट और प्लस 1,12,500, टोटल टैक्स हो रहा है 9,70,149। ये हो जा रहा है टैक्स, है ना, अगर हम ऑप्ट नहीं करते हैं 115 BAC तो। इसमें HC ऐड कर दीजिए एट द रेट ऑफ 4%, 38,806, 38,806 दोनों को ऐड कर लिए तो 10,08,955, 10,08,955 तो टोटल टैक्स पेबल आ रहा है ना, टोटल टैक्स पेबल। इसको राउंड ऑफ कर दीजिए अंडर सेक्शन 288B 10,08,960, 10,08,960। फिर अगर आप बात करते हैं इसका तो इसमें 39,73,330, तो इसमें तो पूरा स्लैब के हिसाब से निकालेंगे हम लोग, है ना। तो हम लोग 15 लाख के ऊपर कितना लिए हैं पहले वो निकाल लेते हैं। तो 15 लाख के ऊपर ये 24,73,330 है, ठीक है। इसका कितना परसेंट, इसका आप ले लेंगे स्ट्रेट अवे, है ना, 30%, तो 7,41,999। और इसके अलावा बाकी पर आप ले लीजिए, पहला पर तो 0, फिर 12,500, है ना, फिर 25,000, राइट, फिर ऐड कर लीजिए 37,500, फिर ऐड कर लीजिए 50,000, ठीक है, फिर ऐड कर लीजिए आप 62,500। ओके, तो 15 लाख तक ये हो गया एंड उसमें इसको ऐड करेंगे तो 9,29,499, राइट। और इसका 4% HC होगा, इट इज़ 37,180, तो 9,66,679, जिसको राउंड ऑफ करेंगे 9,66,680, 9,66,680। इसमें आएगा 10,08,960, इसमें 9,66,680। कौन सा अच्छा है, ये पूछता तो नहीं है, पूछा तो नहीं है, इसीलिए स्ट्रेट अवे टैक्स निकाल करके छोड़ देंगे, राइट। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही बस सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 115 BAC देखना है, राइट। तो हम लोग टोटल इनकम पर क्वेश्चन भी बना लिए और साथ ही साथ 115 BAC को भी अप्लाई कर लिए। अब इसी तरीके से और भी आपका क्वेश्चंस है यहाँ पर, आप एक बार उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। उसका आंसर्स यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको सॉल्यूशन बनाना है। हर क्वेश्चन में आंसर आपको दिया हुआ है कि उसका आंसर क्या आएगा, आप सॉल्यूशन बनाइए। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो डेफिनेटली यू कैन आस्क कि भाई ये मेरा आंसर नहीं आया, प्लीज़ सजेस्ट मी, राइट। तो चलिए, यही था आपका सेक्शन 115 BAC ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजीम, राइट। तो इसके ऊपर ये क्वेश्चन हुआ। इसके अलावा आपका एक और ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स है AMT, उसके ऊपर भी आपको शायद क्वेश्चन पूछा जा सकता है, AMT पर भी, ठीक है। ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स वो क्या होता है, वो जब आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा उसके बाद उसका वीडियो देखिएगा, राइट। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, पहले इसको देखें फिर AMT आप देखेंगे, ओके। तो पहले इसका बाकी का जो क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से 3, 4, 5, 6, 7 ये 5 क्वेश्चन आप बनाइए। बना करके आप इसको पूरा का पूरा अपने दिमाग में सेटल कर लीजिए, उसके बाद फिर आप AMT देखिएगा, राइट। तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।